ए हुकूमत, तेरे सितम की बेला कभी तो खत्म होगी। आएंगे कभी वो दिन जिस दिन अन्नदाता की आत्महिंसा में कमी होगी। आज हमारे देश के अंदर कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक के मामले में पूरा देश के जो कृषक हैं, अन्नदाता हैं हमारे, जब वो उगाते हैं तब हमारा पेट भरते हैं। वो अन्नदाता आज रोड पर हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह लाठी खा रहे हैं, पानी की बौछार खा रहे हैं, फिर भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? कि अपने मेहनत पसीने से पैदा की गई फसल का जब उस कृषक को, उस अन्नदाता को, हमारे भगवान को जब उसकी पूरी कीमत ना मिले, ना ही उस पूरी कीमत का आश्वासन मिले, तो सोचिए उस व्यक्ति के साथ स्थिति क्या होगी। साथियों, हम पहले भी इस एक्ट के बारे में बता चुके थे, आज से 1 महीने पहले, लेकिन आज दोबारा नए सिरे से इस एक्ट के बारे में फिर दोबारा हम बात करेंगे। तो आज आखिरकार भारत की सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 पास करवा ही दिया और किसानों का भरपूर भारत के अंदर विधेयक चालू है, पूरा विरोध हो रहा है। आखिरकार क्यों भारत के किसान इस एक्ट के विरोध में हैं? क्यों अपनी जान हथेली पर रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है इस एक्ट के अंदर ऐसा? हम एक्ट के बारे में कुछ मुख्य जो 2-3 बातें हैं, हम उसका जिक्र कर रहे हैं। वैसे तो हमारे देश के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो हमारे भारत के राज्य, उनकी सरकार हैं, उनके कराधान की शक्तियों को तो केंद्र सरकार ने पहले ही खत्म कर दिया है जरिए जीएसटी के। लेकिन कृषि उपज मंडी के अंदर राज्य की सरकारों का 6% टैक्स होता है, उसको राज्य की सरकारें ग्रहण करती हैं। उस पैसे से कृषि कल्याण या कृषक कल्याण या मंडी के विकास में कहीं भी लगाए, मगर उस पैसे को राज्य सरकार वहाँ पैसा लगाती है। यानी कि सीधा सीधा जो कृषि उपज मंडी से 6% राज्य की आय होती है, बस एक्ट से वह आय खत्म। बात नंबर 2, जो आड़तिया होते हैं व्यापारी, जब किसान अपनी फसल को या उपज को उनके पास लाकर रखता है, जब आड़तिया उसकी बोली लगवाता है, बिक्री करता है, तो उसका 2.5% आड़त होता है। इस कानून में वो 2.5% आड़त वो खत्म। अब मुख्य जो चीज है इसके अंदर वो ये है कि सरकार ने इस एक्ट के अंदर कुछ जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, जो आवश्यक सेवा अधिनियम में आती हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में आती हैं, उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। जैसे कि अनाज, दालें, तिल और एवं खाने का तेल, प्याज और आलू, ये आवश्यक वस्तुओं से बाहर करने का प्रावधान है इसके अंदर। यानी कि व्यापारी अपने स्तर पर कालाबाजारी कर सकते हैं। अगर उनकी किल्लत पड़ती है तो सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जाएगा, क्योंकि इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर रखने का प्रावधान है इस एक्ट के अंदर। और आप एक सोचिए छोटी सी बात, भारत के अंदर 10.5 करोड़ कृषक हैं, यानी 10.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन उसके अलावा भूमिहीन कृषक भी हैं जो कण पे अपनी खेती करते हैं 40-60 के हिसाब से, या फिर वह निराई, गुड़ाई, कटाई के बाद जो कुछ उन्हें मिलता है वह मार्केट में बेच करके और अपने गृहस्थी को चलाते हैं। सोचिए, मुख्य चीज यहीं से उपज कर निकलती है।
आज किसान रबी की फसल को ले लीजिए आप, जोत लगवाता है सरसों में, मैज लगवाता है, उसको भरवाता है पानी से, बीज को जमाता है, पूरी गृहस्थी लगती है। फिर कहीं सरसों का अंकुर होता है, उस अंकुर के बाद में खाद लगाता है, खाद के बाद में निराई होती है, निराई के बाद में आवारा पशु से सुरक्षा है, सुरक्षा के बाद में कहीं अगर फसल बच जाए प्रकृति के कोप से, और जब उसकी कटाई होती है, कटाई के बाद भी मावट का पूरा डर रहता है, वहां से भी अगर बच जाए फिर वो फसल को मंडी लेकर के आता है। लेकिन एक उसको एक भरोसा होता है, वो भरोसा ये होता है कि मैं मेरी फसल को सरकार के लिए बेचूंगा। सरकार ने समर्थन मूल्य की जो श्रेणी रख रखी है, उसके अंदर कृषक के अंदर एक विश्वास की भावना होती है उससे, कि यानी कि मेरे फसल का मूल्य जो है सरकार जो भी जितना, यानी कि आज वर्तमान 3600 रुपये समर्थन मूल्य सरसों का, तो कम से कम उसके ये विश्वास है कि मेरी फसल सरसों की 3600 के हिसाब से बिकेगी। लेकिन अब राज्य के अंदर या राज्य के बाहर अब वो किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसकी क्या गारंटी कि उसकी फसल वहां बिकेगी, और बिकेगी तो किस कीमत पर बिकेगी, और बिकेगी तो खरीदार कौन होगा, इसकी सरकार ने इस एक्ट में कोई भी गारंटी नहीं है। फिर आप एक छोटे किसान को लीजिए जिसके पास 2 बीघा भूमि है, आज वो राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन तहसील के छोटे से अगर गांव में रहता है, और वह अपनी 4 बोरी फसल को जयपुर के मोहाना मंडी अन्य जिले में अगर बेचने जाता है वो, तो आप सोचिए उसका ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा होगा, और वहां उसकी अगर फसल नहीं बिकती है तो क्या वो वापस लाएगा उस फसल? अगर बिकती है तो, अगर औने पौने दामों में बिकती है तो किसान क्या करेगा? यानी कि उसकी फसल को सीधा सीधा निजीकरण हाथों में देना है, यानी कि सीधा सीधा व्यापारियों को भेंट चढ़ाना है। आज हमारी भारत की सरकार की एजेंसी FCI समर्थन मूल्य के हिसाब से अनाज को खरीदती है। अनाज को जब खरीदती है तो 2.5% आड़त और 6% मंडी टैक्स लगता है, यानी कि उससे कृषि उपज मंडी की आय होती है। वह कृषक कल्याण के ऊपर खर्च करती है, किसानों के कल्याण के ऊपर खर्च करती है, छोटे मोटे मंडियों के रोड बनवाती है, और किसान को पूरा पूरा ये भरोसा होता है अगर मेरी फसल तैयार हो जाएगी तो मैं मेरी फसल को मंडी के अंदर बेचूंगा। लेकिन इस एक्ट के अंदर मौजूदा सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आपका समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी यथावत रहेंगे। मुख्य जो विरोध की जड़ है वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब आप सोचिए कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के अंदर क्यों हो रहा है? पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा विरोध इसलिए हो रहा है कि पूरे देश के अंदर FCI ने 2019-20 के अंदर जो कुल रबी की फसल की खरीद की थी वह 341 लाख मैट्रिक टन थी, और उसके अंदर 130 लाख टन मैट्रिक टन पंजाब से खरीद थी, यानी कि 130 लाख मैट्रिक टन अकेले पंजाब की थी रबी की फसल, और बाकी की 211 लाख मैट्रिक टन पूरे भारत में से थी। यानी कि
जो इंदिरा गांधी नहर का पूरा पूरा अगर जो लाभ ले रहा है तो वह पंजाब स्टेट ले रहा है। और अगर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है गेहूं के लिए तो है पंजाब। इसलिए पंजाब का कृषक, पंजाब का किसान, पंजाब का अन्नदाता पूरी तरीके से रोड पर आ चुका है। और सरकार अपने एक्ट को आज पास कराने में पूरी तरीके से कामयाब हो गई। और दूसरा जो मुख्य चीज ये है इसमें कि छोटा जो किसान, अभी मैंने आपको बताया, जो कण पे खेती करने वाला है, जो 40-60 पर खेती करता है, या बीन करके जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, जो बीन करके सरसों या गेहूं को इकट्ठा कर लेते हैं। अगर 5 सदस्य तो 5 सदस्य भी अगर इकट्ठा कर लेंगे, 5 बोरी भी उनकी इकट्ठी हो गई, निराई, कटाई, गुड़ाई, बिनाई करके, तो उसको एक उम्मीद की किरण है कि हम मंडी ले जा करके हम उसको बेच देंगे और हमारी में फसल बिक जाएगी। अब अगर ये वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर निकल गई तो इसको औने पौने दामों पर ही व्यापारी खरीदेगा। दूसरा, आज भारत के अंदर कितनी मंडियां हैं? सारी मंडियां बंद हो जाएंगी। कितने कार्मिक रोजगार लगे हुए हैं? सारे रोजगार बंद हो जाएंगे। और सीधा जो केंद्र सरकार का निजीकरण का जो मसला है वो निजी हाथों में देने की तैयारी, यानी कि आप मंडी टैक्स, आड़त और एमएसपी मूल्य सबको खत्म करके डायरेक्ट व्यापारियों के हाथों में धकेलना, यह हमारे देश के अन्नदाता के खिलाफ सीधी सीधी नाइंसाफी है और हम इसका पूर्ण रूपेण विरोध करते हैं। हमारा विरोध किसी सरकार से नहीं है, हमारा विरोध उससे जहां हमारे अन्नदाता विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम उन अन्नदाताओं के उगाए हुए अन्न से हमारा पेट भरते हैं। और हम, हमारे जितने भी साथी हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप किसानों के प्रोटेस्ट में भागीदार बने और किसानों का साथ दें और इस एक्ट को निरस्त करवाने में भूमिका निभाएं, ताकि राज्य की सरकारें, जैसे जीएसटी जब आई थी तो कराधानों की जो शक्तियां आज केंद्र सरकार के पास है, इसी तरीके से राज्य के पास में खरीद का कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कृषि उपज मंडी के थ्रू। और उसकी 6% की जो इनकम है खरीद पर, बिक्री पर, वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हम तो आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप किसानों का साथ दीजिए, ताकि हमारे जो अन्नदाता हैं वो अपना अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकर, अपनी फसल को हमारे सरकारी जो कृषि उपज मंडी हैं उनके थ्रू समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को बेच सकें। धन्यवाद।